मैं कुंदन कौशिक पुनः आपके समक्ष एक नए क्विज के साथ उपस्थित हूँ। क्विज नंबर 15 30 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से लिए गए हैं। सक्षमता परीक्षा, बीपीएससी, एसटीटी, सीटीटी, बिहार की परीक्षाओं के स्टेट एग्जामिनेशन और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को चुन करके आपके समक्ष लाए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्विज स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ज़रूर कर दीजिएगा। जैसी आपकी मर्जी। जय श्री राम। देख सकते हैं आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो सही जवाब क्या होगा, सोच के बताइए। दिखावा, चढ़ावा, लावा। तो इसमें आंसर सही होगा लावा। लावा एक शब्द है, उसको अलग करने पर आवा जब हटा दिया जाएगा तो सिर्फ लौ बचेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। बाकी में दिख में दिखावा, चढ़ में चढ़ावा। तो दिख का अपना अर्थ होता है, दिखना होता है, चढ़ना अलग अलग अर्थ होता है। तो इस तरह से वो प्रत्यय हुआ, अदरवाइज लावा में कोई प्रत्यय नहीं है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? प्रत्यय जैसा कि ऊपर जान चुके हैं कि सबसे लास्ट में जुड़ता है विकल, पलक, दैनिक। तो विकल में से वी हटा दिया जाएगा तो कल बचेगा, तो वी का कोई अर्थ नहीं होता, प हटा दिया कोई अर्थ नहीं होता। दैनिक, इसमें इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए दैनिक शब्द सही होगा। दैन मतलब दिन होता है और उसमें इक लगा हुआ है, दैनिक मतलब रोज रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग यानी प्रत्यय से पूर्व उपसर्ग होता है ना। प्रत्यय से पूर्व जो है उपसर्ग होता है। तो यहाँ उपकार, लाभदायक, पढ़ाई। आपको लग रहा होगा लाभदायक है क्या? लाभ अगर हटा देते हैं तो दायक से क्या अर्थ होता है? देने वाला। लेकिन इसमें लाभ और दायक दोनों अलग अलग शब्द है, ये कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग में कोई प्रत्यय में कुछ भी अगर जोड़ा जाता है उसका अपना कुछ खास अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो किसी शब्द के शुरू में अंत में जोड़कर अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ उपसर्ग है और उपसर्ग में शुरुआत में कुछ जुड़ता है, तो यह सही जवाब होगा उपकार। उपकार में उप प्रत्यय लगा हुआ है। आगे चलिए, इनमें कौन द्विगु समास है? द में व यहाँ छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं है। द्विगु समास है अन्वय, दीवा, रात्रि, त्रिभुवन। तो द्विगु समास में क्या होता है कि संख्या सूचक शब्द दिया हुआ रहता है, तो यहाँ त्रिभुवन सही जवाब है। और इसी तरह द्विगु समास के जैसे ही द्वंद्व समास होता है, जिसमें दो शब्द मिले हुए रहते हैं, जिसमें एक तो अर्थ होता है, दूसरा का कुछ खास अर्थ नहीं होता है। जैसे दिन रात, लोटा डोरी, ऊपर नीचे, ये सब शब्द दो शब्द मिले हुए रहते हैं, तो उसको द्वंद्व समास कहा जाता है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का समास विग्रह इसमें से क्या है? इनमें से क्या होगा? यथाशक्ति का विग्रह, समास का विग्रह ना। जितनी शक्ति, दूसरा ऑप्शन है शक्ति के अनुसार, तीसरा है यथा जो शक्ति। क्या जवाब होगा जी? इसका सही जवाब होगा शक्ति के अनुसार। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उदर जिसका। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। सही जवाब क्या होगा? मिलता जुलता एकदम नज़दीक नज़दीक से जी बिल्कुल सही जवाब इसका होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अर्थ होता है और उसका एक अलग अर्थ निकलता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात में जिसको अर्थ में आएगा वही बहुव्रीहि समास होता है, अर्थात गणेश। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, कन्यादान में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। सोच के बताइए। कन्यादान, इसमें इम्पोर्टेंट है तत्पुरुष समास है ना। विशेष और विशेषण से मिलकर बनता है कर्मधारय। इसमें कन्या और दान कोई विशेष विशेषण नहीं है, लेकिन इसमें प्रथम पद कन्या जो है प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष समास। चलिए आगे देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 8। बताइए बताइए, अनुमान लगाइए जी। इसका सही जवाब होगा 4। आगे चलिए देखते हैं, इनमें 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रूढ़ शब्द है? विद्यालय, वचनालय, पशु। रूढ़ शब्द जो अकेला अकेला रहता है उसको रूढ़ शब्द कहा जाता है। जी बिल्कुल सही, इसका सही जवाब होगा पशु। विद्यालय में विद्या और आलय मिला हुआ है, वचनालय में वचन और आलय मिला हुआ है, यानी दो शब्द मिलकर बना हुआ है। रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है, उसमें दूसरा कोई शब्द जुड़ा हुआ नहीं रहता है। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इनमें कौन सा शब्द योग रूढ़ है?
चलिए ऊपर रूढ़ था, ये योग रूढ़ है, क्या होगा? जलज, पवित्र, विनिमय। क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा जलज। नहीं, जल और जन्म ये दोनों से मिलकर हुआ जल और ज, जो जल में जन्म लेता है उसको जलज कहा जाता है। पवित्र ये नहीं होगा। विनी और मैं ये भी नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें दो शब्द है, जलज में दो शब्द है। परीक्षा, निम्न वर्गों में से कौन सा शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्सम, तद्भव, देशज, क्या होगा सही जवाब? जी, तत्सम शब्द होगा सही जवाब। तत्सम शब्द जो है संस्कृत से लिया गया शब्द होता है और वह हूबहू रहता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया रहता है। और तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है, और देशज शब्द जो अपने देश में उत्पन्न हुआ रहता है उसका कोई व्याकरण के हिसाब से कुछ नाम नहीं होता है, जैसे लोटा है, डोरी है, छंटी है, ये सब, तो वो देशज हो गया। और विदेशज शब्द जानिए रहे हैं, विदेश से आता है। यही है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद। चलिए इसके साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ क्विज भी हम करते जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन्फॉर्मेटिव क्विज 12 नंबर क्वेश्चन है। इनमें कौन यौगिक शब्द है? जलज, पाठशाला और प्रार्थना। इसमें यौगिक शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इसमें सही जवाब होगा पाठशाला। पढ़ने वाला और शाला मतलब घर, पाठ मतलब पढ़ाई और शाला मतलब घर, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आप कहेंगे जलज भी मिलकर बना हुआ है, लेकिन जल में से अगर ज सिर्फ अलग कर दिया जाए तो सिर्फ ज का अर्थ जन्म नहीं होता है, दोनों के साथ में आता है जल में जन्म लेने वाला। तो अर्थ के हिसाब से वकील किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अरबी, फारसी। बताइए सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब है अरबी। आगे चलिए देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर 3, 4, 5। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बता दीजिए सही जवाब। जी, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आगे चलिए। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, 5 तरह की संज्ञाएं होती है। वो वर्गीकरण के आधार पर है, 5 प्रकार के, व्युत्पत्ति के आधार पर नहीं है। चलिए यहाँ पे कौन सा है? स्त्रीत्व, तो भाववाचक संज्ञा होगा ना, मातृत्व, व्यक्तित्व। आगे चलिए। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्न में से कौन है? सूर्याणी, सूर्या, सूर्याणी, सूर्योनी। क्या सही जवाब होगा? जी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, पिछला होगा सूर्या, सूर्यानी नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा स्त्रीलिंग शब्द है, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा में ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा। अगला सवाल है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है? सही जवाब बताइए क्या होगा? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक के चिन्ह अच्छे से याद कर लीजिए, ये परीक्षा में हिंदी व्याकरण में ज़रूर से ज़रूर पूछता है। संधि, समास, कारक, स्त्रीलिंग, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। संबंध बताइए क्या होगा? हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो, तो हे प्रभु यहाँ है, संबोधन है, संबोधित किया जा रहा है, किसी को पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तो यह संबोधन कारक है। चलिए आगे है। सचरित्र किस मूल शब्द से बना हुआ है? इसका मूल शब्द निकालना है। चरित्र, सतचरित्र, चरित्रता, तो इसका मूल शब्द है चरित्र। चरित्र से ही सचरित्र बनाइए, या चरित्रहीन बनाइए, या चरित्रता बनाइए, या सत्यचरित्रता, जो भी बनाना है बनाइए, लेकिन मूल शब्द चरित्र ही है, कैरेक्टर ही है। चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता। क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? कपट पुल्लिंग है। कपट नहीं करनी चाहिए कि करना चाहिए? कपट नहीं करना चाहिए, करनी चाहिए नहीं। चलिए आगे दिल्ली। मूर्खता नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं। इनमें किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, गंगा से हिमालय निकलती है,
कुंदन से अब सहा नहीं जाता, क्या होगा, किसमें सही जवाब है। अब देख रहे हैं तीनों वाक्य में कॉमन जो है से आया हुआ है, लेकिन तीनों से में अंतर है और इसका सही जवाब होगा गंगा से हिमालय निकलती है। जब विचरण हो और तब ऐसी स्थिति में आएगा तो आपादान कारक होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22। निम्न शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध, स्थापना, अध्याय, क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द इसमें सही। इसमें स्त्रीलिंग शब्द आपका है स्थापना, स्थापना की गई। आगे क्वेश्चन नंबर 13। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक की पहचान है। आ गया फिर वही अपादान कारक, पूछने की जरूरत नहीं, पीछे क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से 21 नंबर, इसलिए 23 नंबर में भी वही जवाब होगा। पहचान अच्छे से हो गया। यहाँ वृक्ष से पत्ते का क्या हो रहा है, दूरी हो रहा है। उसी तरह गंगा हिमालय से निकल के आ रही है, वहाँ से निकलने का बात कहा जा रहा है, वही वृक्ष से गिरने की बात कही जा रही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। कारक के कितने भेद होते हैं, सभी लोग जानते हैं जी, 6, 8 और 5 में क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 8 है। आगे चलिए, निम्न में कौन सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। पक्षी, मकड़ी, बाज। सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द का मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहता है, तो इसका सही जवाब होगा पक्षी। आगे चलिए, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। आ गया ना फिर कारक, 8 कारक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं। उसकी पहचान, कर्ता ने कर्म को करण से, ये रट लीजिए, परीक्षा में बहुत काम करेगा। अब बताइए, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, क्या होगा। अभी तो आप यहाँ पे कारक देखे हैं से, अपादान, तो अपादान तो होगा नहीं, अब होगा संप्रदान की अधिकरण कारक होगा, तो इसका सही जवाब होगा संप्रदान कारक। आगे चलिए, इनमें कौन कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवित्री, कवयित्री, कवियत्री, क्या सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा कवयित्री, सही जवाब है। आगे चलिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4। जी, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, अंग्रेजी में भी 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। चलिए आगे चलते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। दही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग, क्या होगा। दही खट्टा है कि खट्टी है। जी, ये जो है पुल्लिंग है, दही खट्टा है, दही खट्टी है नहीं होता है। दही, घी, जी, पानी, हाथी, ये ईकारांत है। ईकारांत मतलब लास्ट में ई आ रहा है, लेकिन वो स्त्रीलिंग नहीं होता है। यह जो एक्सेप्शन होता है वो ज़्यादा परीक्षा में पूछता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, सोच के बताइए जी। अंतिम सवाल और अंतिम चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। जी, जवाब इसका मृत्यु होगा। और इसी के साथ ही यह क्विज समाप्त हुआ। नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, इसी तरह क्विज के लिए बने रहिए। धन्यवाद।